चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज आप सभी के लिए एचएसएससी ग्रुप डी के लिए मैं आज शानदार क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ चुका हूं और इनमें आप सभी को 90% स्कोर आपको करना है, क्योंकि आप 90% की आपकी तैयारी होगी तभी जाकर आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके लिए हम सभी मिलकर मेहनत कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं और आप भी मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उसका जरूर सिलेक्शन होगा, जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। इस बात को नोट कर लेना। तो आज वाला जो ये टेस्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, आपके रियल पेपर का जैसा होने वाला है। इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्न हमने रखे हैं, मैथ भी हमने रखा है, रीजनिंग भी हमने रखा है, जीके भी हमने रखा है, साइंस भी है, हरियाणा जीके भी है। सारी चीजें आज वाले टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और वो भी बड़े शानदार क्वेश्चंस, बड़े शानदार क्वेश्चंस। और अपने एचएसएससी में जैसा पेपर आता है वैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए हर बार क्या होता है, एचएसएससी थोड़ा थोड़ा बदलाव करता है। अगर ये बदलाव नहीं करेगा ना, बाकी एग्जाम्स की तरह लेने लग जाएगा, तो इसको एचएसएससी कौन कहेगा? ठीक है जी। तो अपनी एचएसएससी ना सबसे निराली है, सबसे अलग है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि पिछला पेपर देखा आपने और आपको लगे कि वैसा ही आएगा, नहीं, उसमें भी देखोगे 3 अलग टाइप के मिलेंगे। देखो अभी ग्रुप सी का जो सीटी हुआ था उसमें चारों पेपर अलग अलग टाइप के थे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे, किसी में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। ऐसे तैयार रहना है। हो सकता है कि आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो, आपको हर प्रकार से तैयारी करनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि दोबारा मौका नहीं आएगा ना। दोबारा मौका 3 साल बाद, 5 साल बाद, कितने साल बाद भी आएगा, लेकिन अभी तो नहीं आएगा। और हमें चाहिए इसमें सिलेक्शन, जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बना रहा हूं। और कल वाली क्लास जिस भी स्टूडेंट ने देखी होगी उसको पता चल गया होगा कि सर जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी जितनी भी अपनी क्लासेस आएंगी सारी की सारी शानदार होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और ईमानदारी से लास्ट में कमेंट करके हर एक स्टूडेंट बताएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, सही नहीं, गलत कितने हुए हैं। क्योंकि सही हम नहीं पूछते, हम गलत पूछते हैं कितने गलत हुए हैं, ताकि पता चले कि अभी और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है कि 2744 का घनमूल आपको बताना है। याद कीजिए घनमूल, यानी कि 2744, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यह बताना है इसका क्या होगा, क्यूब रूट कितना होगा, यह अपने को बताना है। 2744 करो करो भाई, करो करो करो, देखो करो। अगर 25 आपको दिखा, सबसे पहली चीज तो है ऐसे क्वेश्चंस में, एक तो मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा वो एक स्पेशल क्लास में आपको बता दूंगा। आज मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कैसे सोल्व करते हैं। इकाई का अंक 4 है, इनमें से देखो किसको क्यूब करने पे इकाई का अंक 4 आ रहा है। 5 का आप स्क्वायर करोगे तो भी 5 रहेगा, 5 का आप क्यूब करोगे तो भी 5 रहेगा। तो इकाई का अंक क्या रहेगा, इसको क्यूब करने पर 5 रहेगा। क्या यहां पर 5 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। अब 9 का करके देखिए, 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और 1 को फिर 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो इसका मतलब 4 तो ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब ये और ये दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि इसका आप करोगे तो 8 64 और 4 8 32, वैसे तो इकाई का अंक 2 ही आएगा इसमें। भाई 8 क्या हो गया? 64 हो गया, इकाई का अंक 4 आ गया। और 4 को 8 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 4 को 8 से गुना करोगे, इकाई का अंक 2 आएगा। क्या इसमें 2 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अब कौन सा बच गया? यही आपका आंसर बच गया। और करके देख लेना, यही आपका आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में किस प्रकार से आपको स्पीड में आंसर करना है, क्योंकि यहां पर भी आपका ये एग्जाम ही चल रहा है इस समय। ये समझो क्लासेज में पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन ये जो चीजें होती हैं शाम को 7 बजे, ये सिलेक्शन वाली चीजें करवा रहा हूं। जो मैंने बोला था ना कि सिलेक्शन सीरीज जो आपकी आएगी, ये आपकी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जो मॉक टेस्ट मैं शाम को 7 बजे आपको करवाता हूं, ये जो शानदार क्लास अपनी होती है। समझ में आ गया? ऐसे अपने को करना है। और इसका मतलब क्या है कि भाई 14 को
14 से और फिर एक बार 14 से गुना कर लेना, यही आपका आने वाला है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, इकाइकांक 4, बाकी किसी में इकाइकांक 4 नहीं आ रहा। 8 का करोगे तो देखो 8 गुना 8 गुना 8, तो अंठ अंठ 64 और 4 अंठ 32, इकाइकांक 2 आएगा, नहीं आ रहा ना। तो ऐसे अपने को करना है, ठीक है। तो चुटकियों में आपको आंसर निकालना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है। देखो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो गलत हो जाएगा, याद होते हुए भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि हरियाणा में, हरियाणा की बात हो रही है कि हरियाणा में जो टांगरी नदी है, वो टांगरी नदी है, वो अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है। भाई रुक जा, कहां जाएगा भाग के, रुक जा, ठीक है। कहां से करती है, तो हरियाणा में जो इंटर कर रही होती है, तो ये हिमाचल की पहाड़ियों से निकलते हुए अपने पंजाब में चंडीगढ़ से यहां पर शुरुआत होती है, तो क्या हो जाएगा चंडीगढ़। तो हरियाणा में जो टांगरी नदी है वो अपनी जो यात्रा है वो कहां से शुरुआत करती है, वो चंडीगढ़ से शुरुआत करती है। मारकंडा नदी में मिलती है, उसके बाद अपनी घग्गर हकरा नदी है उसमें मिल जाती है और समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये साइंस का भी क्वेश्चन है। विटामिन पढ़ाए थे ना, अगर वो क्लास देखी होगी तो आराम से कर दोगे। और देखो मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, आज सुबह जो 9 बजे रीजनिंग की क्लास आई थी उसमें भी मैंने बताया था कि भाई साइंस आपने याद किया, जीके आपने याद किया, वो रीजनिंग में भी काम आएगा। इस प्रकार से आपसे पूछता है, क्या है कि निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। विटामिन ए का संबंध रेटिनॉल से है, वैसे ही विटामिन सी का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है रेटिनोल। क्या होता है भाई, रेटिनोल। तो विटामिन सी का मैंने क्या बताया था, क्या याद करवाया था, आपको याद है ना। तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का कौन सा हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, तो विटामिन सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं। जो मैथ की क्लास होती है उसमें मैं बेसिक भी बताता हूं और ट्रिक्स से भी बताता हूं, लेकिन यहां पर जो होता है वो पेपर में कैसे करना है जल्दी से, ठीक है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपका दिमाग काम करे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आंसर अपना निकलना चाहिए। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। पूर्ण वर्ग का मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर बन जाती है। तो 1780 में हमें जोड़ना है, 1780 में। अब 1780 में जोड़ोगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ। 1700 के आसपास कोई याद है आपको, कोई तो स्क्वायर याद होगा। सबसे आसान याद है 1600 याद है ना, सबसे आसान है 40 का होता है। 40 का कितना होता है, 1600 होता है। तो 40 का अगर 1600 आपको याद है कि भाई 40 का कितना होता है, 1600 1600 होता है। ये 1780 है, उससे थोड़ा ज्यादा है, स्क्वायर में थोड़ा ही ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है, स्क्वायर में तो थोड़ा ही ज्यादा है, 180 है। तो क्या ये 41 का बन सकता है? अगर 41 का बनेंगे तो यहां पर इकाई का अंक 1 आएगा, तो 81 अगर हम जोड़े तो बन सकता है। तो क्या बन रहा है, नहीं, कम पड़ गया, मतलब ये ज्यादा हो गया, तो 41 का नहीं। तो क्या 42 का बनेगा? 42 के में क्या आना चाहिए, 42 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहां पर किस में जोड़ोगे कि 4 आ जाए, इसमें जोड़ोगे 4 आ जाए, बाकी और किसी में नहीं आ रहा। तो यहां से 4 हो गया और 8 6 14, यहां पर भी 4 आ गया, 1844। क्या 42 का होता है? नहीं भाई, नहीं होता। कैसे? देखो 42 गुना 42 करके देखो, सिंपली यहां से कितना आया आपका, 4 8 और 8 और 16, तो कितना आ गया, 4 6 7 1764 आया है। ये तो 1844 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, यही मैंने बोला था। तो अब क्या 43 होगा, 43 का इकाई अंक कितना आना चाहिए, यहां पर 9। अब इसमें क्या जोड़े, सॉरी हाँ 3 3 9 ही आएगा ना, हाँ 9 आएगा।
9 आएगा तो क्या जोड़ेगी, 9 आ जाए तो ये जोड़ने पर, बाकी और किसी में नहीं है। तो 1780 में अगर 69 हम जोड़ते हैं तो यहां से 9 आ गया, यहां से कितना बन जाएगा 4, और यहां से 1849 बन गया। ठीक है, सही है। क्या 1849 बनता है 43 का? अरे थोड़ा सा करके देख लो एक बार। 43 गुना 43, ठीक है, 3 3 9, और यहां से 12 आ गया, यहां से 12 का 2 आ गया, और 16 और 2 16 और 1 17 आ गया। तो कितना हुआ 1849। ये कितना था 1849। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, और ये भी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको इनका स्क्वायर निकालना नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। तो अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं, ये 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2023 का जो अपना पिछला पेपर हुआ था ग्रुप सी का, ग्रुप डी का नहीं, ग्रुप सी का, उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और चारों के चारों क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं, और चारों के चारों क्वेश्चंस किससे थे, स्क्वायर रूट से और क्यूब रूट से। तो जिन स्टूडेंट को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं आता, मैंने एक शानदार क्लास करवा रखी है, उस क्लास को देख लेना, उसके बाद आप ट्रिक से इन सभी का आंसर बहुत जल्दी निकालने लग जाओगे। ये मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा समय लगने लग जाएगा अगर आप ट्रिक से नहीं करोगे। ठीक है, तो वो वाली क्लास जरूर देखना। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने अपना मैथ वाला बैच ले रखा है, आज स्क्वायर रूट ही मैंने पढ़ाया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही मैंने पढ़ाया है, तो उसको पढ़ लेना, दोबारा से आराम से कर सकते हो। ठीक है, और जिनके पास बैच नहीं है तो या तो आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो, या अपनी जो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर भी मैंने पढ़ा रखा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो आराम से आंसर निकल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, बारिश के मौसम में ये मक्खियां आ जाती है भाई, कहीं ना कहीं से घूमती फिरती। तो बताओ ये कहां पर है भाई। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय कहां पर है, कहां पर स्थित है, बताइए कहां पर स्थित हो जाएगा, कहां पर है। तो ये कहां पर हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। कहां हो जाएगा भाई, पंचकुला में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है। जमीन की सतह यानी कि जो अपनी जमीन है, इससे नीचे जो भी पानी है उसको क्या कहा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो आंसर कीजिए इस बीच स्टूडेंट। तो उसको हम कहते हैं भूजल। जो भूमि के अंदर जल होता है उसको क्या कहा जाता है, भूजल कहा जाता है। ठीक है जी, भूमि के जो सतह के नीचे जमा हुआ जो जल होता है उसको क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं। यानी कि भूमि के अंदर जो जल है, जल का मतलब पानी। ठीक है, वो विवाह मूवी का एक मीम चलता होगा, हमने तो मूवी देखी थी, हमारे जमाने में आई थी, आपके जमाने में मीम आती है। तो आपने मीम देखा होगा ना कि जल लीजिए, तो वो जल है ना, जल पानी। ये बहुत अच्छा है, ये गांव में रहते हो हर हरियाणा का स्टूडेंट कर पाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो ही। क्या है कि एक फुट स्टूल है, फूड नहीं फुट, ठीक है जी, फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक शीट बनाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब समझिए कि एक फुट स्टूल है, यानी कि एक बैठने का स्टूल है जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के रंगों से पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें धागे होते हैं या आप सूतली ले सकते हो, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उनको गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। सीट मतलब बैठने के लिए जो सीट बनाई जाती है वो क्या है। और ऑप्शंस देखो बहुत प्यारे प्यारे हैं, कौन सा आ जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पीढ़ी।
ठीक है जी। पीढ़ी बैठने वाली होती है ना, घर पे देखा होगा आप सभी ने कि भाई पीढ़ी ले आओ, तो वो पीढ़ी है। अब पीढ़ा मत बोलना कि सर जी पीढ़ा होगा, नहीं, पीढ़ा लकड़ी का बनता है पूरा का पूरा, ठीक है, जिसपे हमारी मम्मी लोग उस पे रसोई में जब खाना बना रही होती है तो जिसके ऊपर बैठ के बनाती है ना, उसको बोला जाता है पीढ़ा, ठीक है जी। और आजकल तो इसको भी, पीढ़ी को भी पीढ़ा ही बोलने लगे हैं, लेकिन दोनों में अंतर समझा दिया है। ये अपना क्या होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है, छोटे छोटे पांव होते हैं, अरे ब्याह शादी में जिसके ऊपर बैठा जाता है, ठीक है। कुछ चौकी पर भी बैठते हैं, चौकी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन पीढ़ा होता है ना लगन वगन पे, जिसके ऊपर अपने क्या डालते हैं उसको यार, सोडिया बिछाकर और चीजें लगाकर वो किया जाता है वो, ठीक है। तो पीढ़ा और पीढ़ी में अंतर समझ में आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, पीढ़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी के घर में होगी भाई, ये सभी के घर में होगी, वो भी सभी के घर में होगा। तो इसमें समझ गए, जिसमें सूतली से बना हुआ होगा आपके पास, या हाथ से बनी हुई जो कपड़े की बना लेते हैं आजकल, तो वो बनी हुई होगी, तो उससे हो सकता है। सभी के पास अलग अलग, जैसे पैसे जैसे लोग जैसी चीजें हो जाएंगे सबके पास, लेकिन है जरूर, देखना आज घर पे दिख जाएगा। ये क्वेश्चन कीजिए, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को क्या कहा जाता है। पानी के अंदर अवांछित पदार्थ को मिलाया जाता है, यानी कि जो अच्छा पदार्थ नहीं है उसको मिलाने से क्या हो जाएगा। तो पानी के अंदर कोई भी चीज मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत चीज मिलाएंगे, अशुद्ध चीज मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, उससे प्रदूषण हो जाएगा। तो जल प्रदूषण उसको कहा जाता है। जैसे हमारी नदियों में, नहरों में, नालों में है, फैक्ट्रियों के, कंपनियों के गंदे नाले के पानी मिला दिए जाते हैं, उसी को जल प्रदूषण बोला जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जो अपने डीजे बजते हैं ना बहुत तेज तेज आवाज में, तो उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण क्या होता है, जिस प्रकार से उर्वरक बहुत ज्यादा डाले जा रहे हैं, तो उनसे क्या होता है, मृदा का प्रदूषण होता है, ठीक है जी। परमाणु प्रदूषण तो परमाणु की वजह से होता है। आगे बढ़ते अगला देखिए क्या है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी, ये अपने को बताना है, कौन सी साल में हुई थी, जिसको RIDF कहा जाता है। RIDF, R का मतलब रूरल, इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, D का मतलब है डेवलपमेंट, F का मतलब है फंड। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि HSSC है वो फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पक्का पूछती है, एक क्वेश्चन है ना पक्का पूछती है। और कुछ एग्जाम्स तो ऐसे भी हुए हैं जिनमें 2 से 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा है। तो HSSC है वो मन की मर्जी करती है, तो फुल फॉर्म वाली चीजें हैं वो आपको सारी की सारी याद कर लेनी है, ठीक है जी। फुल फॉर्म वाली सारी चीजें आपको याद करनी है। बताओ तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995-96 में। कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना 1995-96 में हुई थी। और ये किसके तहत इसमें डेवलपमेंट होता है, तो जो नाबार्ड है उसके तहत होता है इसमें। अब नाबार्ड से भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, बताओ। नाबार्ड की स्थापना एक बार एग्जाम्स में पूछा गया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी भाई आपकी जुलाई 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1982 में। और जो RIDF है, या जो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसकी स्थापना हुई थी 1995-96 में, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, याद कर लेना। और फुल फॉर्म सभी की आपको याद रखनी है, ठीक है जी, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। अगला देखिए क्या है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम का मतलब है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जिनको फॉर्मूला पता है बहुत जल्दी निकल जाएगा, सॉरी माफी चाहूंगा, काफी समय से लाइट का इंतजार कर रहे थे कि लाइट आ जाए आपकी क्लास बना ले, ठीक है। वेट करते करते उबासी और आने लग गई, थक गए, ठीक है, पर आ गई लाइट, शुक्र है। तो क्या है बताओ, n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो क्या होता है, n+1/2। n कितनी है, संख्याएं हैं 40, प्लस में 1/2, तो 41/2। 41/2 कितना हो जाएगा, 20.5।
तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, n+1/2 जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो। चलो आगे देखिए कि हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की है। नादिर शाह से की है ना, बताओ किसने किया, नादिर शाह से। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन, जो कर्जन था ना, लॉर्ड तो अपने नाम के आगे लगाते थे भाई, तो बताओ किससे की है, बताइए भाई किससे की है, मतलब किसने की है, उसका नाम आपको बताना है। बस मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, उनकी 2 पुस्तक हैं जो बार बार एग्जाम्स में आती हैं। एक तो है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे समझते हो ना, तो शिव शंभू के चिट्ठे, और इसके अलावा चिट्ठे व खत। ठीक है जी, शिव शंभू के चिट्ठे और चिट्ठे व खत, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है जी, और दूसरी कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, चिट्टे व खत। चिट्टे व खत है या चिट्टे और खत है, ऐसे ही है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कौन हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्ता। क्या हो जाएगा भाई, बाल मुकुंद गुप्ता। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। योजनाओं से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने सारी योजनाएं आपको पढ़ाई है, पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। फिक्स है भाई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई, तो सबसे पहले तो आपसे यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन इसमें घोषणा के बारे में नहीं पूछा, इस योजना की शुरुआत के बारे में आपसे पूछा है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी भाई 28 अगस्त 2014 को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। घोषणा की थी 15 अगस्त को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये सभी को याद होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये याद ना हो, क्योंकि 2014 में ये बहुत बड़ी बात थी जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है जी, बाद में इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी को पता। चलो, हरियाणा का मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। हरियाणा का मसानी बांध आपको बताना है कि कौन सी नदी पर बनाया गया, बताओ हरियाणा का जो मसानी बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताइए। इतना हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे है, वहां पर बना हुआ है, उसके पास में जो NH48 जिसको बोलते हैं, है ना, दिल्ली जयपुर हाईवे, बताओ कहां पर, कब बना, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में बना था। मसानी बांध है तो ये मसानी गांव में है भाई, कौन से गांव में है, मसानी गांव में है, इसलिए इसको मसानी बांध बोला जाता है। और ये मसानी गांव कहां है, ये हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर आता है। अब तो बता दो, अब तो नदी का नाम बता दो, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो ये कौन सी नदी पर है, ये साहिबी नदी पर है। कौन सी नदी पर हो जाएगा भाई, साहिबी नदी पर। तो हरियाणा का मसानी बांध साहिबी नदी पर बना हुआ है, जो 1989 में बना था, मसानी गांव में है, जो रेवाड़ी जिले के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है। एनडीसी का पूर्ण रूप आपको बताना है। एनडीसी का पूर्ण रूप कौन सा है। देखो वैसे तो बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक बार तो एग्जाम्स में एनडीसी पूछा गया, तो एनडीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है जी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लिखा ही नहीं है। क्या कहीं पे आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। अब कौन सा होगा, तो फिर हो जाएगा अपना नेशनल डिफेंस कॉलेज।
तब कौन सा हो जाएगा? नेशनल डिफेंस कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनडीसी की दो फुल फॉर्म है, इंपोर्टेंट है, याद कर लो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और दूसरा क्या हो जाएगा अपना? नेशनल डिफेंस कॉलेज। इसकी शुरुआत कब हुई? वैसे तो तारीख पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लो, 27 अप्रैल हो सकता है आ जाए 1960 में। ठीक है जी, चलो, क्योंकि एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, जो एक बार आया हुआ है वो दोबारा भी आ सकता है, थोड़ा घुमा के उसको पूछ सकता है। ये देखिएगा, इसका वर्गमूल आपको बताना है, बस जिसने इसका वर्गमूल बता दिया इसका मतलब वो तैयार है। क्योंकि मैथ में जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, वो जो सिंपल लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको वो कर लेते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क का हो गया, लाभ हानि का हो गया, औसत का हो गया, ये सारे जो होते हैं साधारण ब्याज वगैरह के कर लेते हैं। लेकिन अगर घातांक करनी से आ गया, वर्गमूल से आ गया, नंबर सिस्टम से आ गया, सिंप्लीफिकेशन से आ गया, एलसीएम एचसीएफ से आ गया, तब स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाता है। फिर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, उनमें और भी ज्यादा हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन जिसने ये कर लिया मतलब तैयारी ठीक चल रही है। देखो क्या है, 147, उसके बाद है 1369। अब ऐसा तो नहीं होगा ये किसी को याद होगा, सिंपल सी बात है। तो कैसे करें? सबसे पहली हिंट मैंने अभी आपको बताया था, इस बार घनमूल नहीं है, वर्गमूल है, तो इसका ऊपर रूट लगा देते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया, ये यहां से हटा देते हैं, इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया। अब बताओ क्या होगा? हिंट लगाओ, कोशिश करो। इसका स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखो, क्या 2 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 आएगा? नहीं, 4 आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, और ना ये आंसर हो सकता। भाई इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है, दोनों का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, तो ये और ये आंसर हो सकते हैं। अब दूसरा, इनको गुना करना बैठोगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो फिर कैसे करें? स्टार्टिंग का देखो कितना है, 147 है। ठीक है, 147 है, और यहां पर 12 है, और यहां पर 14 है। तो 12 का स्क्वायर करते हैं तब कितना आता है? 144 आता है। और 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 196 आता है। तो ये 147 है, 144 में कुछ जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है। अगर 1200 होता तो 144 पूरा पूरा होता, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा ऐड होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब गुना करके देख लेना, जिनको भी करना है 1213 को 1213 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर यही निकल के आएगा। ऐसे थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना है। यह एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एचएसएससी के पिछले जो एग्जाम्स थे 2023 के, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। भाई पता चल रहा है कि रटने वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते, जो समझ के करेंगे वही आपका आंसर निकाल सकते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? जो हरियाणा का वन विभाग है वो कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? बताओ भाई, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। फौजी मग्गा किस किसके घर में है? ठीक है, चलो बताइए, बताओ कौन सा प्रजनन केंद्र है? हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र है? इतना याद करो, आंसर निकलेगा। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा, कहां पर है? इतना और बता देता हूं, भोर सदन में है। भोर सदन कुरुक्षेत्र में है, तो कौन सा हो जाएगा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कौन सा हो जाएगा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। चिंकारा और मोर चिंकारा हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था। देखो ऑप्शंस में बन के आए हैं ना, तो पिछले में जिसने याद कर लिया होगा, पता होगा ये दोनों तो कहां है। तो चिंकारा और मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है, कहां पर है ये बताओ। तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर बताया था मैंने कि झाबुआ में है। कहां पर है भाई? झाबुआ में। और ये झाबुआ कहां पर है? रेवाड़ी में। तो झाबुआ रेवाड़ी में कौन सा है? मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र।
लेकिन चिंकारा प्रजनन के अंदर, अकेला चिंकारा प्रजनन के अंदर ये कहां पर था बताओ? यही तो क्वेश्चन था, तभी तो मैंने दूसरा वाला बताया था। तो चिंकारा जो प्रजनन के अंदर है ये कहां पर था? केरू भिवानी में था। ठीक है जी, भिवानी के केरू में था। अब बच गया तितर प्रजनन के अंदर। अब जब सारे ही उड़ा दिए हैं तो इसको क्यों छोड़ेंगे? तो बताओ ये कहां पर है तितर वाला? तो ये हो जाएगा पंचकूला में। कहां पर है? पंचकूला में। और पंचकूला में ये 2 स्थान पर है भाई। क्या है? पंचकूला में है। ठीक है जी। तो जो तितर प्रजनन के अंदर है पंचकूला में 2 स्थान पर हो जाएगा, एक तो बरवाला में है और मोरनी में है। तो बरवाला आप याद कर सकते हो, बरवाला पंचकूला में कौन सा हो जाएगा? तितर प्रजनन के अंदर। ये चारों के चारों इंपोर्टेंट हैं, ये चारों के चारों आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और इंपोर्टेंट है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो कल मैथ की क्लास करवाई थी, उसमें समझाया था, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। अगर जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास देखी होगी मैथ वाली, उसका दिमाग डेवलप हो गया होगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने क्लास करवाई थी इसलिए बोल रहा, नहीं, वो क्लास बड़ी शानदार है, उस क्लास की कोई बराबरी नहीं हो सकती। वो बड़ी शानदार क्लास है अपने आप में, 2 घंटे की क्लास है, 120 मिनट से ज्यादा की क्लास है, वो लगभग 120 मिनट की होगी। उस क्लास में जो पढ़ाया गया वो बड़ी शानदार चीज है ना। वो दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप कर देता है। और पेपर में वहां से मैंने बोला है ना 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे, तो पक्का आएंगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन एक दिन पहले पढ़ के जाना, फिर पेपर देके आप ही कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर जी आपने सही बोला था। उसी क्लास से 7 से 8 क्वेश्चंस आ गए और आपका दिमाग इतना डेवलप कर देगी कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस उखाड़ फेंकोगे। अब जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा होगा ये क्वेश्चंस। देखो क्या है कि 2 संख्याओं का अंतर 11 है, तो संख्या मान ली x - y बराबर 11, कि एक संख्या मानी x, दूसरी संख्या मानी y, दोनों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो x - y कितना हो गया? 11 हो गया, तो दोनों का अंतर 11 है। उनके योग का 5वां भाग 9 है। उनका योग नहीं दिया गया, लेकिन उनके योग का 5वां भाग 9 दिया गया है। तो योग मतलब जोड़, तो x + y का 5वां भाग है वो 9 दिया गया है। 5वें भाग का मतलब क्या समझाया था? 1/5, 1/5, 1 का मान 9 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 45। तो पूरा कितना हो जाएगा? 45। बस देखो पूरा निकाल लिया, आप तो आराम से निकाल दोगे। जोड़ेंगे तो माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से क्या आ गया? 2x, और उधर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। x का मान निकालोगे, बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। तो x का मान कितना आ गया? 28 आ गया। तो एक संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई? 28 निकल के आ गई। तो 2 ऑप्शंस में 28 है, इसलिए हमको अगली भी निकालनी पड़ेगी, वरना अगर एक ऑप्शन में होता तो फिर कोई समस्या नहीं होती। ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें करते हैं। अब 45 में से 28 माइनस कर लो, दूसरी संख्या भी आ जाएगी। तो 45 में से 28 गया तो y का मान निकल के आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा? अपना 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी। तो ऐसे अपने को करना है, कोई घबराहट नहीं, कोई चीजें नहीं। और माइनस करके देख लो भाई, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, देखो अंतर इतना आ रहा है। जोड़ के देखो 8 7 15, 5 आ गया, 3 और 1 4, 45 आ गया। मैं बता रहा हूं वो वाली क्लास। अब जिनको नहीं पता, क्योंकि मैथ वाली क्लास कम स्टूडेंट देखते हैं, तो ये वाली क्लास करवाई थी 100 शानदार सवाल। जिसने ये देख ली, इसी क्लास से 7 से 8 क्वेश्चंस लिख देता हूं, दोबारा से लिख रहा हूं, 7 से 8 सवाल इसी क्लास से आएंगे, एकमात्र इसी क्लास से। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये अपने को बताना है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इंडिया जीके में थोड़े से कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी? भौतिक मेमोरी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपके काम का नहीं है। चलो ठीक है, क्योंकि आपके में बाई चांस कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आएगा तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। चलो देखिए ये वाला कीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सभी स्टूडेंट। 450 का मतलब गुना 28% मतलब हटाएंगे बटे में 100 कर देंगे, प्लस में 280 का मतलब गुना 45% हटाएंगे बटे में 100 कर देंगे। सोल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटा 2 पे, 5 से काटा 9 पे, 2 से काटा 14 पे। इधर भी देखो 5 से काटा 2 पे, 5 से काटा 9 पे, 2 से काटा 14 पे। इन दोनों का गुना जमा में इन दोनों का गुना, तो आंसर कीजिए कितना आ जाएगा इन दोनों का गुना। 14 में कितना होता है, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर नहीं याद है तो कैसे करना है कि 14 गुना 10 करते तो कितना आता, 140। 140 में से आप कितना माइनस कर लीजिए, 14 माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 126। और उधर से भी क्या आएगा 126, और 126 और 126 कितना हो जाएगा 252। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है। लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है, अभी सौरमंडल का पिछली क्लासेज में क्वेश्चन आया था, उस समय समझाया था। लाल मिट्टी, लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी लाल है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है ये मैंने आपको बताया था, तो बताओ आंसर करो। तो मैंने आपको बताया था कि लाल मिट्टी क्यों है वहां पर, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो अधिक है, तो हाई आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, हाई का मतलब ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा आयरन ऑक्साइड होने की वजह से वो मिट्टी लाल है, तो जिसकी वजह से, तो लाल मिट्टी के लाल होने का कारण समझ में आ गया। तो वहां पर भी वही कारण है, तो अपने यहां पर भी वही होगा, तो क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट तो मेरे से छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे मुझसे बड़े भी हैं, ठीक है। मेरी एज है वो 31 साल है भाई, अभी 11 जून को ही 31 साल का हुआ हूं मैं। मुझसे बड़े बहुत सारे हैं, तो आप सभी मुझे एडवाइस दे सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, क्या चीज मैं ऐड कर सकता हूं। और जो छोटे हैं वो भी भाई आजकल समझदार हैं, तो आप भी मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए क्लासेस करवा रहा हूं, आप सभी का स्कोर बढ़े, आप सभी का सिलेक्शन हो। तो आपको कहीं पर भी कमी लगती है, वैसे तो देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी कमी ना छोड़ो, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके बता देना। मैं सिर्फ ये सोच के ही उस चीज को लूंगा कि मेरे छोटे बड़े भाई बहन ने मुझे बोला है कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही, और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कमेंट कर सकते हो, जब भी आपको कोई भी चीज आपके दिमाग में आए कि हाँ ये चीज और होनी चाहिए, ऐसे भी किया जा सकता है, तो वो चीज बता सकते हो, ठीक है। और आज वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे रखे हैं, जो आपकी डिमांड थी ना सर जी बिल्कुल इजी नहीं, भाई पेपर हर लेवल का बनता है, तो मैं हर लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, तो वो मैंने आज आपकी कंप्लेंट दूर हो गई होगी। अब ये क्वेश्चंस देख के तो और भी दूर हो जाएंगे। चलो ये क्वेश्चंस देखो, कल से तो मैथ में तोते उड़ा रखे हैं मैंने, बड़े खतरनाक तोते उड़ाए, ठीक है, क्योंकि बड़ी शानदार क्लास बनाई है यार, आप देखो, ठीक है। आपने यहां पर YouTube पर जितने भी क्लासेस चल रही है ना, उनमें आप जो डेमो क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं बैच की, कि भाई 799 में, 1000 में, 5000 में, 2000 में, ठीक है, आप वो देख के देखो डेमो, और अपनी मैथ वाली क्लास से कंपेयर करके देखना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। और जो नोट्स आपको कोई 1499 में दे रहा है, कोई 2000 में दे रहा है, कोई 2500 में दे रहा है, कोई 600 में दे रहा है, कोई 300 में दे रहा है, अपने नोट्स भी कंपेयर करके देखना। भाई जहां पर आप 2000, 1200, 1500 देने वाले हो, 99 रुपए तो दे सकते हो। अपने को जो अपना मैथ वाला बैच है वो भी 99 रुपए का किया है मैंने आप सभी के लिए, ताकि सभी स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाए, और जो अपने नोट्स हैं वो भी 99 रुपए में है, कंपेयर करके देखना, ठीक है। और जिन्होंने अपने नोट्स पढ़ लिए उनको एक न्यूज भी देनी थी, अभी याद आ गया, नोट्स की बात आई है,
तो आप सभी के लिए साइंस में यानी विज्ञान में अपने जो अपना विज्ञान वाला सेक्शन है उसमें मैंने बड़े शानदार 3 पीडीएफ और ऐड किए हैं। ठीक है, इसमें भौतिक विज्ञान की, जीव विज्ञान की और रासायनिक विज्ञान की पीडीएफ होने वाली है, बड़ी शानदार पीडीएफ, उनको जरूर देखना, तब आपको उनकी वैल्यू और बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने पढ़ लिया उनके और एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाली हैं इस बार भी। देखिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखो, दो संख्याओं का योग तो हमें दे दिया गया, दो संख्याओं का योग तो हमें दे दिया गया, लेकिन संख्याएं नहीं दी गई। अगर एक भी संख्या दे दी होती तो दूसरी हम निकाल लेते। और फिर क्या बोला कि यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो अब कैसे करें? तो भाई हमें योग पता है, तो योग कितना है? 2 का 184 है। तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं? पहली संख्या हम मान लेते हैं यहां पर x मान लेते हैं। पहली संख्या क्या मान लेते हैं कि भाई x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 184 माइनस x हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा से देख लो जिनको नहीं समझ में आई, कि भाई दो संख्या है हमारे पास, लेकिन उसका जोड़ हमें पता है 184 है। तो अगर पहली संख्या हमने x मानी तो दूसरी संख्या 184 माइनस x कर देंगे, क्योंकि 184 जोड़ है, उसमें से x माइनस करेंगे तो तभी तो दूसरी संख्या आएगी। ठीक है, आप देखिए आगे क्या है। यदि एक का 1/3, एक का 1/3 यानी कि पहली संख्या x है, इसका 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? x/3 का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से, दूसरा कौन सा है अपना? 184 माइनस x के 7वें भाग से, तो बटे में 7 कर देंगे। 7वें भाग से 8 अधिक है, अब ये वाला 8 अधिक है, तो अगर हमें बराबर करना है या तो इसमें -8 कीजिए या इसमें +8 कीजिए। तो इसमें -8 करो +8 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -8 करेंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा? +8, इधर +8 करेंगे इधर आके क्या बनेगा? -8, कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी लिख दो, है ना। तो ये हमें बोला है। आगे पूछा है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब हमें पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें पता करना पड़ेगा कौन सी छोटी है, फिर वो आंसर होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा? इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके बटे में 1 आ गया, ठीक है जी, इसके बटे में 1 आ गया, तो यहां से एलसीएम अपना 7 आ गया, तो 7 से डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, तो 184 माइनस 184, ठीक है, x और प्लस में 56, ये आ गया। तो ये देखो क्या है कि 184 और 56 कितना हो जाएगा? 184 और 6 कितना हो गया? 190, 240, तो 240 माइनस x/7 आ गया अपना, और इधर से कितना है? x/3 है। अब x को एक तरफ लेके जाएंगे, तो एक तरफ लेके जाएंगे तो इधर चला जाएगा x/7। देखिए भाई अब आगे, पीछे एक थोड़ा सा कुत्ता भौंक रहा था, जिसकी वजह से उसको थोड़ा शांत करके आए हैं। देखिए क्या है, अब x वाले एक तरफ ले जाएंगे, तो इधर कितना है आपका? x/3 है। यहां से x/7 इधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का क्या बन गया आपका? x/7, ठीक है जी, और बराबर में कितना है आपका? 240/7 है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा यहां से, तो 3 से डिवाइड करोगे 7, तो इधर से आ गया 7x, प्लस में इधर से करोगे तो 3x, और बराबर तो ये 240/7 है ही अपना, 240/7 है ही। तो 7x और 3x कितना हो जाएगा? 10x, 10x बटे में कितना है अपना? 21 है, 10x बटे में 21 है, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 240/7 है ना। x का मान निकालना है, बाकी सारे उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर सिर्फ x रखे हुए हैं, बाकी सारे के सारे उधर लेके जाएंगे। तो 240/7 तो ये है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 21 ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आएगा, 10 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 7×3 21। अब x बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर कीजिए, 24 क्या हो जाएगा? 72।
तो x का मान कितना आ गया, 72 आ गया, 72 आ गया। क्या यहां पर एक संख्या 72 दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या यही होगी। अब मैंने कैसे बता दिया छोटी ये होगी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का योग कितना है, 184 है। ये जो 184 है ना, ये दोनों का योग है। तो अगर 72 माइनस करेंगे तो दूसरी 100 से ज्यादा आएगी, तो इसलिए क्या होगी, ये छोटे वाली संख्या होगी, तो 72 आंसर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 184 माइनस 72 कर लेते हैं, तो जिससे हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो कितनी होगी, यहां से कितना आएगा, 2, 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 7 गया 1 और 1, तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो छोटी पूछिए, छोटी कौन सी होगी, 72 होगी। तो इस प्रकार से अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई, बस यहां पर इसका इस्तेमाल करना है और आराम से निकाल देना है। दोबारा से जूम करके एक बार समझा देता हूं, ठीक है जी। दो संख्याएं थी, एक x मानी, एक कितनी मानी हमने, 184 माइनस एक्स, उसका 1/3 इसके 7वें भाग से 8 अधिक है, तो इसमें 8 हमने जोड़ दिया, जिससे ये और ये क्या बन गया, बराबर बन गया। तो ये क्या था, x/3 था, इसको सोल्व करेंगे तो अपना ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया 7, तो 184 में 7 से 7 गया तो 1 को इससे गुना करेंगे तो 184 माइनस एक्स, इधर करोगे तो 7 और 7 8 56 हो गया। दोनों को जोड़ा तो कितना है, 240 माइनस एक्स, और x/3 था, इधर लेके आएंगे। अब जिनको ये लगा कि सर जी ये x/7 कैसे आया, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 240/7 और माइनस का x/7, तो ये x/7 फिर हम इधर लेके आए हैं, तो माइनस का था तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस का बन गया, तो x/3 और x/7 बराबर 240/7। बाकी तो आप सभी को बताइए कैसे हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छे और शानदार क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कि जो स्टेप है ना सिंपली फॉलो करते हुए जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि यदि एक रेडियो 490 में खरीदा जाता है और 465.50 में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या मुझे निकालने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को? हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं, बाकी आप लिख लेना। हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100, आपका हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से करके सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है जी, कमेंट करके बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। नदी और झील इंपोर्टेंट होती है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो बताइए कहां पर है, कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में है। बताओ रोहतक जिले में कौन सी झील है, ये बताएंगे। ये बताओ भाई रोहतक जिले में कौन सी झील है, बताओ रोहतक में कौन सी है। कर्ण झील सभी को पता है कहां है, कर्ण झील कहां है, करनाल में हो जाएगी। ब्रह्म सरोवर भी सभी को पता है कि ब्रह्म सरोवर कहां पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र की ये ब्रह्म सरोवर। तो फिर बच गई ब्लू बर्ड और तिलियार झील, तो तिलियार झील कहां पर हो जाएंगे, अपनी रोहतक में हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ब्लू बर्ड झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। ये बताओ कहां पर है ब्लू बर्ड झील, तो ये ब्लू बर्ड झील है, ये हिसार जिले में स्थित है। कौन से जिले में है, हिसार जिले में, बहुत बार एग्जाम्स में आई है। ब्लू बर्ड झील है वो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आ चुकी है। तो ब्लू बर्ड झील कहां पर है, हिसार में है। तिलियार झील रोहतक में हो जाएगी, कर्ण झील करनाल में हो जाएगी, ब्रह्म सरोवर झील कहां हो जाएगी, कुरुक्षेत्र में हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन निकालेंगे सभी। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। यहां पर क्या मान आएगा ये अपने को बताना है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व आप कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसको जोड़ के अगर आप इसमें माइनस कर दो, दोबारा से ध्यान से सुनना, इसको जोड़ के अगर आप इसमें माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, इधर वाला और इधर वाला पोर्शन बराबर है। तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, इन सभी का जोड़ के बराबर होगा। तो हमें 3 का जोड़ पता है, तो इसमें से अगर 3 का जोड़ माइनस कर दें तो चौथे का अपने आप आ जाएगा।
नहीं समझे? अरे 4 दोस्तों के पास अलग अलग पैसे हैं, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 5000 है, किसी के पास 10,000 है, ठीक है, किसी के पास और भी है, लेकिन सभी का बता दिया गया कि सभी का इतना है। तो 3 दोस्तों के जोड़ के टोटल में से माइनस कर ले तो चौथे दोस्त का अपने आप पता चल जाएगा, चाहे वो बताए या ना बताए। वैसे ही इसमें करना है, कीजिए। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो क्या आ गया, 4 दूनी 8 और एक 9/2, ठीक है। तो कीजिए भाई, 4 दूनी 8 एक 9/2, यहां से कितना आ गया, 9/2 आ गया। भाई ये पतला क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, 9/2 आ गया। 6 तिया 18 और एक 19/6, प्लस में कितना आ गया आपका, 19/6 आ गया। 6 तिया 18, इसको गुना करना होता है और इसको जोड़ना होता है, तो 6 तिया 18 और एक 19/6 आ गया। फिर ये नहीं पता, इसको छोड़ते हैं, प्लस में 3 दूनी 6 और एक 7/3, तो इधर से आ गया 7/3। इन सभी को जोड़ेंगे और फिर इसमें माइनस करेंगे। अब ये कितना है, 13 पंजे 65 और 2 67/5। तो हमें माइनस किस में से करना है, 67/5 में से माइनस करना है। पहले इनको जोड़ते हैं। तो एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया, 3। 3 को 9 से गुना करोगे तो 9 तिये 27, प्लस में 6 कम 6 कितना आ जाएगा, यहां से 19। 3 दूनी 6, तो 2 को इससे करोगे तो 14। इन सभी को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 27 और 14 41, और 41 और 19 कितना हो जाएगा, 60। 60 आ गया, ठीक है जी। और 60 बचे, कितना आ गया, ये 60 आ गया क्या, हाँ 60 आ गया, और 60/6 आ गया। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। क्या सही है, 10 आ गया। अब 10 को उसमें से माइनस कीजिए। तो अगर आप 67/5 में से 10 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं है, तो बटे में 1, यानी कि यहां से 5 आ गया, 5 से कम 5। 67 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17/5 आ जाएगा। 17/5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 तिये 15, 3 पे पूरा पूरा जा रहा है तो 5 तिये 15, 3 सही 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। 3 सही 2/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इन सभी को जोड़ा हमने तो कितना आया, 10 आ गया। अब और इसमें से माइनस करना था, यानी 67/5 में से माइनस करना था, तो आया अपना 17/5 और 17/5 से यानी 3 सही 2/5। तो करके देख लो, 3 पंजे 15 और 2 17/5, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपने को करना है, घबराना नहीं है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं डरना। बताओ, शानदार क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है तो कुक्कुट को कहां पर रखा जाएगा, ये अपने को बताना है। यानी कि मछली का संबंध एक्वेरियम से है, तो मछली को रहने की स्थान क्या होता है, एक्वेरियम। जो कांच वाला देखा होगा वो क्या होता है, एक्वेरियम होता है। कुक्कुट मतलब मुर्गा मुर्गी, उसको कहां रखा जाता है, उसको फार्म में रखा जाता है। आपने सुना होगा ना, मुर्गी फार्म मुर्गा फार्म, तो वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे मुर्गा फार्म तो कम, मुर्गी फार्म ज्यादा होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस भी नहीं पता तो इसका मतलब आप एचएसएससी की बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे। हर एक स्टूडेंट कमेंट करके आंसर बताएगा। देखो कल मैंने 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे, उस समय कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर जी क्वेश्चंस मत पूछा करो। भाई मैं क्वेश्चंस पूछता हूं वो जो या तो बहुत आसान होते हैं, या मैंने पिछली क्लास में बताए हुए होते हैं, या अगली क्लास में मैं बता देता हूं, है ना। तो इसका आंसर अगली क्लास में बता देंगे अगर आपको नहीं पता तो, और पता है तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप आंसर देख सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है समाचार पत्र का। पत्र और पत्रिकाओं संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसकी मैं एक स्पेशल क्लास करवाने वाला हूं, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने आपके पास डाला है ताकि पता चले कि आपको याद भी है या नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बुक्स में कुछ दिखेगा, ऑनलाइन कुछ दिखेगा, ठीक है जी। तो जो सही सही आंसर है वो आपको करना है। अब सही आंसर से एक बात याद आई, हमने पूछा था राजकीय वृक्ष, है ना, राजकीय वृक्ष। तो मैंने क्या बताया था, राजकीय वृक्ष क्या होता है, पीपल होता है। फिर मैंने बोला था कि अगर पीपल ऑप्शन में ना हो तो आप बरगद कर सकते हो, लेकिन वहां पर एक चीज थी जो जिसको हमने नोट नहीं किया था, जिसको इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, स्कैड पिग बोला जाता है।
तो इसका मतलब वहां पर हिंदी में लिखा हुआ था पवित्र अंजीर। ठीक है जी, पवित्र अंजीर। तो इसका भाई पवित्र अंजीर कर सकते हो। ठीक है, राज के वृक्ष पीपल है, लेकिन HSSC पीपल ना देके पवित्र अंजीर दे देता है, क्योंकि पीपल अंजीर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेक्रेड पिग बोला जाता है। ठीक है जी, फिग अंजीर जिसका होता है, तो ये है। तो ऐसे समझ में आ गया, तो इस प्रकार से है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2x प्लस में 3y प्लस में z बराबर 55, x प्लस z माइनस वाई बराबर 4 है, y माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 12 है, तो z का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल वाली क्लास देखी होगी तो इसको कर पाओगे, और नहीं देखी तो फिर नहीं कर पाओगे। कोशिश करो थोड़ा सा। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, तब तक आप कोशिश करो। 2x प्लस 3y प्लस में z बराबर 55 दिया गया है, और दूसरा है x प्लस जेड माइनस में y दिया गया है बराबर 4 है, और y माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 12 दिया गया है। तो z का मान क्या होगा ये अपने को बताना है, और पता नहीं भाई ये क्यों बिरच रहा है। चलो इसका निकालो z का मान। अब देखो कल वाली क्लास में समझाया था कि हमें ऐसे देखने हैं जिनको हम काट सकते हैं, ताकि उन इक्वेशन को हम जोड़ ले, उन समीकरण को हम जोड़ ले। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इनमें से ऐसे देखो जो कट जाए आपस में, और कटेंगे कब? जब एक प्लस एक माइनस में होगा। एक्स प्लस माइनस वाई माइनस प्लस, जोड़ दे, कट जाएंगे। ओके, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम जोड़ेंगे, तो देखो प्लस के x से माइनस का x कट गया, माइनस के y से प्लस का y कट गया, बाकी इधर से z और z बच गया, तो 2z बच गया, और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 4 16। z का मान निकालोगे, बटे में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। तो z का मान कितना आ गया? 8 आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लग बहुत बढ़ा रहा था लेकिन है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। बताया था ना कि भाई देखो समझो थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ा करो, हर क्लास को देखा करो। तभी तो बोलता हूं मेरी कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि मैं वो नहीं जो बहुत ज्यादा क्लासेस करवाता, नहीं, लिमिटेड क्लासेस करवाता हूं, अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाता हूं स्टूडेंट के लिए, ताकि वो आराम से पढ़ पाए, अच्छे से उनका स्कोर हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभाता है? कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभाता है? बताओ किसकी आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभाता है? रासायनिक उर्वरक, कृषि उपकरण, कीटनाशक, ये सभी, तो ये सभी हो जाएंगे भाई। जो कर्नाटक से है ना, कृषि उपकरण भी आते हैं, रासायनिक उर्वरक भी आते हैं, कीटनाशक भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। RKVY, देखो क्या है RKVY, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, पूर्ण रूप आपको बताना है RKVY का। बताइए RKVY का पूर्ण रूप सभी स्टूडेंट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना, बताइए भाई, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका क्या हो जाएगा RKVY का। RKVY का बताइए क्या हो जाएगा? तो RKVY का हो जाएगा भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या हो जाएगा? RKVY का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? अब जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं भाई, जीके के क्वेश्चन है तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है, जिसने हरियाणवी इंडस्ट्री को पहचान दिलाई थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है, मतलब कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? बताओ।
भारत से बड़े कौन कौन से हैं? रूस है, भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कनाडा है, वो भारत से बड़ा है। चीन है, वो बड़ा है। यूएसए है, वो बड़ा है। ब्राजील है, वो बड़ा है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़ा है। तो 6 बड़े हो गए, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां। ठीक है जी, तो लिख लो भाई, रूस, कनाडा, भाई इनके नाम भी आपको ऑप्शंस में दे सकता है, इसलिए बता रहा हूं कि किससे बड़ा है भारत, किससे छोटा है। ब्राजील, ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा बच गया भाई? रूस हो गया, और चीन हो गया? नहीं हुआ, तो चीन भी लिख लो यहां पर। ठीक है, चीन हो गया ना 6। बस इनसे बड़ा है, तो भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा। और भारत पड़ोसी देश, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पड़ोसी देश की एक स्पेशल क्लास मैं आपको करवाऊंगा। क्या है? पड़ोसी देश की एक स्पेशल क्लास हम करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में स्पेशली दिया गया है। हमेशा यहां से क्वेश्चंस भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंप्यूटर वाला क्वेश्चन सभी के लिए छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये अपने को बताना है। क्वेश्चंस को समझो, क्या कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 96% है। कितना प्रतिशत है? 96% है। तो इसका मतलब 96 की जो चीज थी, देखो यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो 96 की कोई चीज थी, उसको 100 में बेचा है। ठीक है, तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य का 96% हो गया ना कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य। तो हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो 96 की चीज को 100 में बेचा, तो कितने का लाभ? 4 का। प्रतिशत में निकालना है 4/96 गुना में 100 कर दीजिए। ठीक है जी, अब जो भी कट रहा है काट दीजिए, तो कितना आएगा? 4 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? और अगर नहीं है तो काट के देख लो। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है जी, और 4 चौके 16, 24 चौके 96 होता है। फिर 4 से काटोगे तो 4 6 24, 4 से काटोगे तो कितने में जाएगा? 25 पे। 25/6, 25/6, 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 6 चौके 24 दशमलव, तो कितना बच गया? 1, तो 6 कम 6, फिर 4 बच गया। इस प्रकार से जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। 4 दशमलव समथिंग इसी में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण क्या कहलाता है? देखिए क्या है कि लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? क्या कहा जाएगा? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण, इसको क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या कहा जाएगा इसको? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाएगा। ये वाला देखिए रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसको नंबर याद है वो नंबर से कर सकते हो, जिसको नहीं याद है मैं ट्रिक बताऊंगा। देखिए क्या है कि यदि एक निश्चित भाषा में ए को 1 बी को 2 लिखा जाता है, यानी जिस प्रकार से ABCD में है ना, वही इनका मान दिया गया है, तो उसी तरीके से इसको क्या लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। BIDDIC को क्या लिखेंगे बताओ? जिनको याद है वो कर सकता है, जिनको याद है वो कर सकता है, नहीं याद है तो थोड़ी हिंट बताता हूं। देखो 2 एक साथ हैं, तो यानी कि एक जैसे होने चाहिए। यहां पर एक जैसे हैं, यहां पर एक जैसे हैं, यहां पर एक जैसे हैं, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब डी कौन से नंबर पे आता है? डी आता है चौथे नंबर पे, तो इसका मतलब दोनों सेम 4 होने चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। पहला अक्षर बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, तो इसमें 2 नहीं है, ये नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो गया। और जिनको नंबर याद है, पता है कि भाई बी क्या है? 2 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, डी 4 पे, आई है वो 9 पे, और सी 3 पे, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। जिनको याद है वो डायरेक्ट लिख लो, जिनको नहीं याद है ऐसे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूं, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो क्या है? NAIS, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। NAIS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। चलो एक कॉल आ गया,
इसको बाद में देखेंगे। बताओ NAIS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो N का हो जाएगा आपका नेशनल, A का हो जाएगा एग्रीकल्चरल, I का हो जाएगा इंश्योरेंस और S का हो जाएगा स्कीम। तो NAIS क्या हो जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि 800 की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपए की हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से निकलेगा। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाती है। दर हमें नहीं दी गई, लेकिन ये बोला कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए? 3%, तो राशि कितनी होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ। 3% बढ़ाया जा रहा है वार्षिक, एक साल में मतलब 3% बढ़ेगी, तो 3 साल तक ये राशि है तो कितनी बढ़ जाएगी? 9%। क्या इतना समझ में आ गया कि भाई 3% बढ़ाई जा रही है तो एक साल में 3 बढ़ेगी, तो 3 सालों में कितनी बढ़ेगी? 9%। राशि कितनी थी हमारे पास? 800। तो 800 का 9% कितना होता है? 72। कर लो, 800 का 9% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 9 अंठे 72, यानी कि कितने रुपए बढ़ेंगे भाई? 72 रुपए बढ़ेंगे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितने रुपए बढ़ेंगे, हमसे पूछा अब राशि कितनी हो जाएगी। तो पहले कितनी थी? 920 राशि हो गई थी बिना बढ़े दर, अभी 72 और बढ़ा देना है तो 72 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 972 हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी 972 नहीं, 992, 20 जोड़े बिना भी है ना, तो कितना हो जाएगा? 992 हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे अपने को करना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी है, मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 4 दिन हमने लिख दिया। यदि ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला 12 दिन में करता है तो 12 दिन कर देंगे। तो हमसे पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? कर लोगे आराम से। देखो टोटल वर्क कितना निकला? 12। डिवाइड करो 3 और 1, ये अकेला 1 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो यहां पर बी कितना काम करेगा? 3 में से 1 माइनस कर लो, 2 काम करेगा। काम कितना है? 12 है। एक दिन में 2 काम होता है तो कितना दिन का समय लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। तो कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। आराम से आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम खालिस्तान की घोषणा द्वारा किया गया था। तो बताओ आकांक्षी जिलों की घोषणा है वो किसके द्वारा की गई थी? बताओ कौन से आयोग के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा की गई थी, नीति आयोग के द्वारा। चलो अब इसको समाप्त करते हैं, फटाफट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भाई। कीजिए कि एक साइकिल सवार 2 मिनट और 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? कितने मीटर की दूरी तय करता है भाई? 750 मीटर की वो दूरी तय करता है। कितनी मिनट में? 2 मिनट और 30 सेकंड में, तो सारी सेकंड बना ले क्योंकि मीटर पर सेकंड हमें निकालना है पहले। तो 2 मिनट में कितनी हो जाएंगी? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 मिनट में 120 और 30 सेकंड वो है, तो 150 सेकंड। तो 750 मीटर की दूरी कितने में करता है? 150 सेकंड में करता है। तो निकाल लीजिए, तो यहां से स्पीड आ जाएगी, 150 से काटोगे तो 5 पे कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। अब ये जिनको नहीं पता कि ये बटे में कैसे लिखा, तो जब हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है या स्पीड निकालनी होती है, तब हम क्या करते हैं? दूरी बटे समय। क्या फॉर्मूला है भाई? दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 750, समय कितना था? 150 सेकंड। तो चाल कितनी निकल के आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। तो 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो कितने से गुना करेंगे? क्योंकि बड़ा बनाना है। याद करने की ट्रिक बताई थी ना कि बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर आएगा, तो 18/5 से
अगर छोटा बनाना होता तो 5/18 से, तो इस बार बड़ा बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुना करेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके जी, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये वाला बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जिसने ये कर लिया उसका मतलब है रीजनिंग में उसको मैक्सिमम स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। 10 के 10 क्वेश्चन वो ठीक कर सकता है जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया। डी बराबर 4 दिया गया है, कवर बराबर 63 दिया गया है, बेसिस बराबर पूछा है। तो बताइए भाई BASIS का मान पूछा है, कितना आएगा बताइए। देखो डी है वो चौथे नंबर पे आता है। अब इसका भी करके देखेंगे कि क्या यही चीज हो रही है। तो पहले कवर देखो, कवर COVER। तो अगर नंबर याद है तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कीजिए, सी कितने पे आता है, थोड़ा सिंपल 3 पे है ना, 3 पे आता है। उसके बाद ओ कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे। वी कितने पे आता है, वी अपने 22 पे आता है। ई कितने पे आता है, अरे ई तो पता होगा, ई बताओ कितने पे आता है। जब डी 4 पे था तो ई कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, ठीक है। और आर कितने पे आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा, है 18 पे। अब इन सभी को जोड़ो तो 18 और 18 36, 36 और 5 41, ठीक है जी। और 41 और 20 61 और 2 63, कितना आ गया 63 आ गया, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सभी का जोड़ ही हुआ है, तो इसका भी आप जोड़ कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए बी कितने पे आता है, ये तो बिल्कुल आसान है बी का, तो कि भाई बी है अपना 2 पे आता है। ए कितने पे आएगा, ए है अपना 1 पे आएगा। अब एस का ये पता कर लो, अगला एस आ जाएगा। आई का तो हमें पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था आई, ठीक है जी, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। अब एस का देखो, एस कितने पे आता है, तो एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे और एस दोबारा 19 पे। तो 19 19 38 और 2 40 और 10 50, तो कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। देखिए क्या है, IMRB, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। IMRB की फुल फॉर्म बताइए भाई, IMRB की फुल फॉर्म बताएंगे सभी स्टूडेंट। इतना बता देता हूं, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 1970 में बना था, इतना भी हिंट दे दिया है। तो आप तो बता दो IMRB। तो क्या हो जाएगा, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के हिसार हाईवे अड्डे को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो बताओ कि भाई जो हिसार का हवाई अड्डा था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये आपको बताना है। 2021 में इसका नाम बदला गया था, 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था, उसके बाद अब उसी नाम से जाना जाता है। तो हिसार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है जी, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत व बांग्लादेश में है, ठीक है जी, भारत व बांग्लादेश में है, ठीक है। अब तो बता दो यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर भी है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा हो जाएगा भाई, सुंदरबन डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा टेस्ट है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चंस आपको बड़े शानदार लगे होंगे, बड़ा मजा आ गया होगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि जो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ये एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रख लेना,
ठीक है, तो अब ईमानदारी से कमेंट करके बता देना कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए। क्वेश्चंस का आज वाला लेवल कैसा लगा ये भी आप सभी कमेंट करके बताना, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्लास कैसी लगी, और कोई भी कमी हो, कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी सुझाव देना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और भाई जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखा है। जय हिंद।